नमस्कार, आर्य स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग शुरू करेंगे सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, जिसे गेस्टाल्टवाद थियरी भी कहा जाता है, इंसाइट थियरी भी कहा जाता है। सूझ का सिद्धांत या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत या गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत भी इसे कहा जाता है। कई नामों से इसे हम लोग जानेंगे। तो देखें, इसके पहले हम आप लोगों को अधिगम के सिद्धांत में मुख्य सा आपका पहले था पावलोव है, तो अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत था आपका। फिर उसके बाद आपका उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत आया। फिर उसके बाद आपका क्रिया प्रसूत का सिद्धांत आया। तो अब यहाँ सूझ का सिद्धांत या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, तो जो अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत था पावलोव जी ने दिया था, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत था थॉर्नडाइक ने दिया था, और क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत जो था आपका स्किनर जी ने दिया था। और ये जो है आपका सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया था? कोहलर। इसमें मुख्य रूप से 4 मनोवैज्ञानिक आते हैं, मैक्स वर्धीमर, कोहलर और कोफका और कुर्ट लेविन। तो इसे आप देखेंगे, जैसे अब पावलोव जी ने कुत्ते पे प्रयोग किया और थॉर्नडाइक ने बिल्ली पे प्रयोग किया। ये मतलब क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं इसे आप लोग देखेंगे। और जो स्किनर जी थे उन्होंने चूहे और कबूतर पे प्रयोग किया, और इन्होंने एक चिंपैंजी वनमानुष पे प्रयोग किया जिसका नाम था सुल्ताना। कभी कभी ये क्वेश्चन आता है कि जिस पे उन्होंने प्रयोग किया, किससे प्रयोग किया? वनमानुष, चिंपैंजी कहेंगे, है ना। यही उसको सुल्ताना नाम से उन्होंने उसका नाम रख दिया था, सुल्ताना। तो इन्होंने, अब देखेंगे आपकी इस जो सूझ या अंतर्दृष्टि का जो सिद्धांत था, इसको जो ये आप प्रतिपादक पूछता है, अगर मान लीजिए क्वेश्चन अगर डीप में जाएगा तो ऐसे तो पूछेगा कि सूझ का सिद्धांत किसने दिया, तो आप कोहलर को लगाएंगे, क्योंकि कोहलर का सिद्धांत भी इसे कहा जाता है। कोहलर ही मुख्य है इसमें, कोहलर जी जो है मुख्य हैं। तो और बाकी ये जो इसकी चूँकि प्रतिपादक थे, मतलब दिए थे, तो वर्धीमर दी 1911 में, ठीक है, 1911 में। फिर उसके बाद प्रयोगकर्ता जो थे, जो कौन किए थे? कोहलर जी किए थे। किस पे किए थे? वनमानुष पे किए थे, हैं। और उसका नाम क्या था? सुल्ताना। और उसके बाद जो उसके सहयोग करता थे जो थे, कुर्ट कोफका और कुर्ट लेविन थे। तो इस तरीके से, और जो उनकी पुस्तक आई, ये जो अपनी एक पुस्तक थियरी ऑफ गेस्टाल्ट, ये भी 1920 में आई, और यहीं से इनको प्रसिद्धि मिली। 1920 में ये पुस्तक आई, तो यहीं से जो है ये थियरी जो है प्रसिद्धि में आई, मतलब पॉपुलर हुई कि भाई ये सीखने का यह भी एक सिद्धांत है। तो इन्होंने बताया, इन्होंने मेन बताया कि भाई सीखना जो है सूझ पे डिपेंड है, अचानक आता है किसी चीज़ को समग्र रूप से हम, जैसे अब गेस्टाल्ट का क्या अर्थ है? तो गेस्टाल्ट का अर्थ है समग्राकार या पूर्णाकार। किसी समस्या को हम एक पूरे होल, मतलब पूरी समस्या को हम देखते हैं, और उसके बाद उस समस्या का समाधान जब आता है तो अनेक विचार आते हैं समस्या को समाधान करने के लिए। जब समस्या कोई विचार आ जाता है कि समस्या ऐसे सॉल्व होगी, तो इन्होंने कहा, कोहलर जी ने कहा कि हम किसी समस्या को समग्र रूप से देखते हैं, और उस समस्या का समाधान जो है हमारी सूझ के द्वारा होता है, अंतर्दृष्टि के द्वारा होता है। तो गेस्टाल्ट कभी कभी आता है, गेस्टाल्ट शब्द जो है किस भाषा का शब्द है? तो ये जर्मन भाषा का शब्द है, इसे भी याद रखेंगे। तो ये 2-3 जो पॉइंट है, जर्मन भाषा का शब्द गेस्टाल्ट, इसका अर्थ जो है समग्राकार या पूर्णाकार, इसे भी आप याद रखेंगे। और किस पर प्रयोग किया? कहीं कहीं चिंपैंजी या वनमानुष आप कह लेंगे उसको, है ना। तो इस तरीके से, अच्छा, प्रयोग किसके द्वारा किया? एक छड़ी का प्रयोग था, एक बॉक्स का प्रयोग था। उन्होंने क्या किया कि जो एक पिंजरा था, बड़ा पिंजरा था, और उसमें उसको क्या किया उन्होंने कि पिंजरे में जो है वनमानुष या चिंपैंजी कह लें आप, वनमानुष या चिंपैंजी को उन्होंने बंद कर दिया। अभी पिंजरा बड़ा सा था, और उसमें जो है ये चिंपैंजी को जो है उन्होंने बंद कर दिया। सपोज कर लीजिए ये चिंपैंजी है आपका, ठीक है। तो इस तरीके से मान लीजिए चिंपैंजी है, और उसके बाद यहाँ से केला लटका दिया। यहाँ पे क्या 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 किया? केला लटका दिया उन्होंने, ठीक है। यहाँ केला वगैरह इस तरीके का उन्होंने लटका दिया। और उसके बाद उन्होंने क्या कि पिंजरे में बॉक्स रख दिया, 2
या 3 या ऐसे करके बॉक्स रख दिया। तो उसके बाद भाई ये चूंकि भूखा था, चिंपैंजी क्या था, भूखा था। तो अच्छा, सभी लोग भूखे को ही रखते हैं। आप देखेंगे पावलाव जी कुत्ता भूखा रखे, थॉर्नडाइक जी बिल्ली भूखी रखे, और स्किनर जी चूहे को भूखा रखे, कबूतर को भूखा रखे। इन्होंने भाई जो चिंपैंजी को भूखा रखा और ऊपर जो ये केला लटका दिया। तो ये बार बार प्रयास करता था चिंपैंजी उसको पाने के लिए। भाई भूखा था तो केले को प्राप्त करने के लिए प्रयास करेगा ही, तो उसके नहीं पाता था। अब उसके बाद उसके दिमाग में एक अचानक एक विचार आ गया कि क्यों ना एक बक्से को पे चढ़ करके उसको पाएं, फिर भी नहीं पाता था। फिर दूसरे बक्से को इस पे रख दिया तो थोड़ा सा ऊपर हो गया, तब भी नहीं पाया। जब तीसरे बक्से को रख दिया, इस तरीके से कई बक्से उन्होंने रखे। जब उन्होंने बार बार रख करके बक्से को रख करके फिर उस केले को प्राप्त कर लिया। तो इस तरीके से ये कहेंगे, कोहलर जी ने कहा कि जो है ये आपका जो ये प्राप्त कर लिया केले को, तो सूझ आ गई उसके अंदर, समझ आ गई है, अंतर्दृष्टि उसके अंदर आ गई। ये आपका बॉक्स वगैरह हो गया, ये चिंपैंजी जो था ये केला हो गया। अच्छा, दूसरा प्रयोग उन्होंने क्या किया कि ये जैसे बॉक्स पिंजरा था, पिंजरे में मान लीजिए ये आपका सपोज करिए, मान लीजिए ये चिंपैंजी वगैरह जो मान लीजिए ये चिंपैंजी वगैरह था, इस तरीके से चिंपैंजी वगैरह था। और उन्होंने क्या किया कि यहाँ केला जो था, अब केला मान लीजिए यहाँ रख देता है, इन्होंने ऐसे करके केला रख दिया और इसमें एक छड़ी रख दिया। क्या रख दिया? छड़ी। तो भाई ये जो था चिंपैंजी जो था वह भूखा था, तो केले को प्राप्त करने के लिए यह गया। तो अभी भाई हाथ बढ़ाया, पिंजरा वगैरह इस तरीके से कटा कटा रहेगा, बीच बीच में तो ऐसा रहेगा ना, पिंजरे में ऐसे ऐसे कटा कटा रहेगा ही। तो बीच से हाथ जब बढ़ाया तो नहीं उसको पाया। फिर वो सोचने लगा कि कैसे इसको प्राप्त करें। तो उसके दिमाग में आइडिया आया, विचार आया, एक कॉन्शियस आया कि भाई छड़ी को उठा करके जब ट्राई किया तो ऐसे करके जो उसको खींच लिया, छड़ी के माध्यम से केले को प्राप्त कर लिया। तो इन्होंने दो प्रयोग किया, एक जो है बॉक्स के द्वारा और एक छड़ी के द्वारा। तो इस तरीके से ये इसका वो था। और इन्होंने कहा कि पहले अब देखिए अंतर्दृष्टि या सूझ की प्रक्रिया क्या होती है। उन्होंने कहा कि भाई समस्या आती है, भाई समस्या तो थी चिंपैंजी के पास। क्या समस्या थी कि भूखा था, भूख लगी थी, केले को प्राप्त करना था। तो उसके बाद उन्होंने अंतर्दृष्टि किया, अनेक विचार, अंतर्दृष्टि का मतलब अनेक विचार उसके मन में आया कि कूद गया, कुछ बार कूदा नहीं पाया, फिर ऐसे पिंजरे के साइड साइड से चढ़ा फिर भी नहीं पाया। फिर उन्होंने देखा कि यार इसमें जो बॉक्स रखा हुआ है इसको एक पे रखा, एक पे रखा, एक पे रखा, ऐसे करके रख के भाई एक एक किया, रखते गया। जब देखा कि अब एक पे नहीं पा रहे हैं तो फिर उसके बाद और रखा, फिर और रखा, फिर बॉक्स रख के, और इतना चूँकि कोहलर जी इतना बॉक्स रखे थे कि उसको अगर पूरा बॉक्स रख देगा तो वो केले को पा जाएगा। तो इस प्रकार वो केले को पा गया। भाई सूझ आ गई, जब सूझ आ गई तो इस तरीके से जब फिर वही प्रक्रिया कोहलर जी करते हैं तो तुरंत वो बॉक्स को जो है रख करके फटाक दे केले को पा जाता है। तो इन्होंने कहा कि वो जो है स्वीकार कर लिया उस केले को प्राप्त करने के लिए वो प्रक्रिया, तो उस समस्या का समाधान हो गया। ठीक इस तरीके से यहाँ भी वही बात आती है, भाई समस्या होगी, भूखा है, और उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ केला रखा हुआ है, अब यहाँ जाएगा, हाथ बढ़ा करके पकड़ने का प्रयास करेगा, उसको नहीं प्राप्त होगा। फिर क्या करेगा, वो बार बार सोचेगा कि भी किसी तरीके से पा जाए, भूखा आदमी क्या नहीं करता है। तो अभी देखा इधर उधर घुमा करके अपने मन को, दिमाग को, तो पूरे अपने हैं। तो इन्होंने सोचा कि यार यहाँ तो एक डंडा रखा हुआ है, एक छड़ी रखी हुई है, इसके माध्यम से जो क्यों ना खींच लें। तो ऐसे किया और सरका करके जो अपन धीरे 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 अपने करीब लाया और केले को प्राप्त कर लिया। तो इस तरीके से उसमें भी समस्या, अंतर्दृष्टि, सूझ और समाधान की बात आती है। अच्छा, तो यहाँ पे जो था ये गेस्टाल्टवाद, जो समग्रवाद की बात आती है, ये संरचनावाद की विरुद्धवादी। संरचनावादी कौन थे, कभी कभी क्वेश्चन आता है, संरचनावादी कौन थे, वुंट और टिचनर थे। और गेस्टाल्टवादी कौन थे आपके, वैक्सवर्दिमर, कोहलर, कोटकोफ्का और कोट लेविन। ये लोग जर्मनी के रहने वाले थे। तो इस तरीके से क्वेश्चन अगर आता है तो आप इसमें, इनकी पुस्तक थी थियरी ऑफ गेस्टाल्ट है। अब इतना आप लोग जाने गए, भाई यहीं से मेन क्वेश्चन यहीं से आपका बनता। अच्छा, सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत के कितने नाम हैं, इसे भी आप जानेंगे। भाई क्वेश्चन तो घुमा घुमा के पूछता है। आज जैसे जैसे विद्यार्थियों की संख्या, छात्रों की संख्या, कंपटीशन
बढ़ रहा है वैसे वैसे कंपटीशन टफ होता जा रहा है। अभी देखेंगे आप गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत, भाई गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत तो नाम से ही स्पष्ट है कि समग्राकार। अब जान जाएंगे आप समग्राकार का सिद्धांत, पूर्णाकार का सिद्धांत, वास्तविक स्थिति का सिद्धांत। किसी समस्या के समाधान करने के लिए वास्तविक स्थिति का अवलोकन करता है व्यक्ति या बालक या कोई भी। जो इस अधिगम की बात आ रही, मतलब सीखने की बात आ रही, तो वास्तविक स्थिति का सिद्धांत, अवयव का सिद्धांत, इसे अवयव का भी सिद्धांत कहते हैं। पूरे कंसेप्ट को वो समझता है पहले, ठीक है, उसके बाद जो है उस समस्या का समाधान उसके दिमाग में आ जाता है। तो इस तरीके से पूर्ण से अंश की ओर का सिद्धांत, भाई पहले पूरे होल को देखेगा, उसके बाद वो जो है पूर्ण से अंश की ओर का सिद्धांत, तत्कालीन ज्ञान का सिद्धांत, अचानक उसके दिमाग में वो बात आ जाती है। तो इस तरीके से तत्कालीन ज्ञान का सिद्धांत। तो कह रहा है कि भाई किसी समस्या का जब आप समाधान ढूंढेंगे तो उस आपके दिमाग में वो विचार आ जाएगा। जैसे एक छोटी सी कहानी के माध्यम से कि एक राजा था, उसके पास 2 लड़के थे। तो भाई राजा के बाद राजा का लड़का ही राजा होगा, तो उन्होंने कहा कि भाई बड़े लड़के को ही राजा बना दिया जाए पूरे राज के लोगों ने। तो राजा ने कहा नहीं, मैं अपने राज पाठ को उसी लड़के को दूंगा जो आगे का राजपाट चला सके, ऐसा नहीं है जो मैं परीक्षा लूँगा। तो उन्होंने क्या किया कि एक कमरा था और उसका बड़ा सा हॉल था और उसमें उन्होंने कहा कि कुछ पैसे दिया, दोनों बच्चों को बराबर बराबर पैसे दिए हैं, सपोज कर लीजिए मान लीजिए 1,000 रुपया दिया उन्होंने, और कहा कि ऐसी सामान लाओ कि वो जो है इस कमरे को भर दे। तो वो एक लड़का जो बड़ा वाला था वो भाई पैसा लिया और तुरंत भाग करके गया, इधर उधर गया। तो सोचने लगा, तो उसके समझ में आया कि गाड़ी से जा रही थी भूसे से लदी हुई, भूसे सोचा ये भूसा पूरा कमरे में भर देगी, लाया, लेकिन भाई भूसा तो भूसा होता, वो भी नहीं भर पाया, ऊपर ऊपर खाली रह गया। और छोटा बच्चा जो उसको समझने लगा, पहले सोचने लगा, इंसाइट का प्रयोग किया, है ना, अपनी अंतर्दृष्टि का प्रयोग किया। उन्होंने गया उसी पैसे का कैंडल वगैरह लाया और चारों तरफ जला दिया, तो पूरा जो है कमरा प्रकाश से जगमगा गया। तो कह रहा है कि ये उसको सोचेंगे हम, पहले क्या करेंगे, सोचेंगे समस्या का समाधान करने के लिए, तो अचानक हमारे कॉन्शियस में, हमारे दिमाग में जो है वो बात, समस्या के समाधान की बात आ जाएगी। ये कोहलर जी कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार जो है कोहलर जी का ये मत है कि समस्या के समाधान के लिए जो है सूझ आ जाती है ना। उन्होंने प्रयास इस तरीके से जो उनका जैसे रटन प्रणाली का उन्होंने क्या किया कि विरोध किया, है ना। उन्होंने कहा कि भाई सूझ के द्वारा समस्या का समाधान होगा। हमारे दिमाग में ऐसे हैं फैक्टर्स वगैरह, तत्व हैं ऐसे, मतलब ऐसे हैं जो एलिमेंट्स वगैरह कि हम किसी समस्या के बारे में अगर सोचेंगे तो समस्या का समाधान हम कर लेंगे। इस बात पे उन्होंने बोले। अब इस सूझ या द्वारा सीखने की क्या विशेषताएं हैं, भाई सीखने की प्रक्रिया सूझ पर ही आधारित होती है। इन्होंने कहा कि कुछ भी हम सीखते हैं तो हमारी सूझ पे ही वो डिपेंड है कि हमारा दिमाग कितना काम कर रहा है, हम कितना चेतन मन में काम कर रहे हैं। उपस्थित समस्या का ढंग से निरीक्षण, भाई कोई समस्या है तो पहले हम उसको ढंग से निरीक्षण करें, उसको व्यवस्थित ढंग से उसका निरीक्षण करेंगे तो वो समस्या का जो है समाधान हो जाएगा। निर्देशित ध्यान, भाई उसका उन्होंने कहा कि उसको ध्यान देंगे, उसको निर्देशित ध्यान का मतलब कि उसके हर पहलू पे जो है ध्यान देंगे। सूझ का अचानक आ जाना, फिर सूझ अचानक आ जाएगी। सिद्धांत की कुछ सीमाएँ थी, डिमेट्स वगैरह भी काफ़ी लोगों ने इसका विरोध भी किया। जैसे हर सिद्धांत को सभी लोग तो फॉलो करेंगे नहीं, कुछ लोगों ने कहा भाई छात्र धीरे धीरे सीखता है। कोहलर जी तो कह रहे हैं कि छात्र अचानक सीख लेता है। ये बात पे उन्होंने विरोध किया कि भाई छात्र धीरे धीरे सीखता है, और इस सिद्धांत में ये कहा गया कि नहीं अचानक सीख लेता है। फिर कह रहा है केवल सूझ पर इन्होंने बल दिया, अभ्यास पर बल नहीं दिया। भाई अभ्यास तो भी अपने आप में है ना। अभी थॉर्नडाइक जी ने कहा कि अभ्यास का सिद्धांत, तत्परता का सिद्धांत, प्रभाव का सिद्धांत, लेकिन जो अलग अलग लोगों का भी अपना अपना मत है, अपने अपने मत को जानना है आप लोगों को। तो उस तरीके से छोटी कक्षा के बच्चे जो क्या करते हैं, रटकर सीखते हैं किसी कंसेप्ट को, है कि नहीं। तो इस तरीके से इनकी सिद्धांत की कुछ सीमाएं हैं, इसमें भी आप देख लेंगे। फिर कहना है कि अब कोई भी चीज़ होती है तो उसका हमारे दैनिक जीवन में, हमारे मतलब परिवेश में, हमारे समाज में उसका क्या महत्व है। भाई आपने दे दिया, हमने पढ़ लिया, लेकिन उसका हम कहाँ प्रयोग करेंगे। भाई समाज के हित की ही बात होनी चाहिए ना,
समाज की व्यवस्था कैसे चलेगी, उसमें कैसे आप अडाप्ट होंगे और कैसे अपने आप को समायोजित करेंगे, कैसे पूरे समाज का विकास होगा, देश का विकास होगा। एक कहते हैं ना, अपना विकास होगा तो परिवार का विकास होगा, परिवार का विकास होगा तो हमारे समाज का विकास होगा, समाज का विकास होगा तो हमारे देश राष्ट्र का विकास होगा, फिर मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे विकास होगा। तो इस तरीके से उन्होंने कहा भाई आपने तो सिद्धांत दे दिया, इस सिद्धांत का शिक्षा के क्षेत्र में क्या महत्व है। तो उन्होंने बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में इसका ये महत्व है कि कोहलर जी ने कहा कि पाठ्यक्रम का निर्माण अगर हम करते हैं, किसी भी बच्चे की पढ़ने की जो सामग्री वगैरह होती है उसका निर्माण हम जब करते हैं कि भाई किस कक्षा का बालक है और इसे कौन कौन सी विषय कितनी पढ़नी चाहिए, तो उसमें सूझ का प्रयोग अगर आप करेंगे कि भाई छोटा बच्चा है तो अभी इतनी ही चीज़ें इसको लर्न करनी है, और तो उसमें उसको निर्माण करने में भाई चलो अभी छोटे बच्चे हैं तो मैथ की इतने ही सवाल लगाएंगे, प्लस माइनस करके छोटी छोटी चीज़ें बताएंगे, उसको बहुत बड़ा फैक्टर नहीं बताएंगे। तो पाठ्यक्रम के निर्माण में भी जो है शिक्षा का महत्व इन्होंने बताया। पाठ योजना वगैरह आप बनाते हैं, डीएलएड वगैरह बीएड वगैरह में योजना ही पाठ योजना होती है कि कैसे आप उसको पढ़ाएंगे। आप स्वयं तैयारी करके जाते हैं कि हम कैसे बच्चे को बता दें। जैसे कहा गया है ना, टीचर एक ऐसा है मार्गदर्शक तो कहा ही जाता है, भाग विधाता भी कहा जाता है। तो ऐसा टीचर होता है, टीचर का पद अपने आप में इतना पूर्ण है। नहीं कहते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पांव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद। तो मतलब टीचर को जो है गोविंद से भी बड़ा, ईश्वर से भी बड़ा। तो उन्होंने कहा कि भी मधुमक्खी जैसे जगह जगह से रस ला करके अपने छत्ते में जो है डालती है, उसी प्रकार टीचर जगह जगह से ज्ञान अर्जन करके छात्र को देने का प्रयास करता है। अगर किसी भी व्यक्ति या किसी भी व्यक्ति की सक्सेस के पीछे अगर राज आप पूछेंगे तो ये एक बहुत बड़े टीचर का ही योगदान होता है। उसको रास्ता दिखाने वाला काम कौन करता है? एक टीचर ही करता है। जब आदमी हताश हो जाता है, निराश हो जाता है, समस्या से जूझते जूझते, तो उसकी समस्या का समाधान एक टीचर ही करता है। अभी कहा भी गया है कि जो है प्राथमिक मतलब घर में सबसे पहली टीचर जो माँ होती है, तो माँ बाप तो होते ही हैं, और दूसरी सेकेंडरी आप अगर पेरेंट्स कह लें तो वो एक टीचर ही होता है। तो वही कह रहा है कि पाठ योजना आप बनाते हैं तो आप अपने बच्चों को आप ऐसा समझाएंगे, ऐसा बताएंगे कि उसके समझ में वो आ जाए। तो इसमें भी सूझ का प्रयोग आप करेंगे। भाई किसी चीज़ को एक ही टीचर है, कुछ अपने तरीके से बताता है, कुछ टीचर जो है अपने तरीके से बताता है, तो बच्चा भी आकलन कर लेता है, नहीं वो सर ऐसा पढ़ा रहे हैं समझ में आ रहा, वो सर ऐसा पढ़ा रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से विषय वस्तु की संपूर्ण जानकारी करने में भी सूझ होगी, तो आप विषय वस्तु की संपूर्ण जानकारी करेंगे, उसको समग्र रूप से देख करके उसको संपूर्ण जानकारी करेंगे। रटंत्र प्रणाली का इन्होंने विरोध किया। इन्होंने कहा कि भाई रट करके कोई चीज़ ज़्यादा देर तक नहीं सीखी जा सकती, यानी अस्थायी प्रणाली है ये रटंत्र प्रणाली। इसको कहा कि सूझ के द्वारा अगर हम सीखेंगे तो वो चीज़ एक बार याद हो जाएगी, तो वो चीज़ हमको याद रहेगी, देर तक याद रहेगी और अस्थायी याद रहेगी। पूर्ण से अंश की हो, भाई पूर्ण से अंश की, और किसी चीज़ को आप देखते हैं पूरा समग्र रूप को आप देख लेंगे, फिर कहाँ से उसको लगाना है, जहाँ से नहीं कहते हैं कि अभी पेपर आता है तो पूरे हम हाल पेपर को देख लेते हैं, तो उसमें रहता है कि पहले जो क्वेश्चन हमको लग रहा है उसको पहले कर लें, फिर जो थोड़ा कठिन होगा उसमें थोड़ा सा फार्मूले वगैरह लगाना है तो फिर थोड़ा समय लेकर के उसको लगाएंगे, जो और कठिन है थोड़ा सा बाद में समय मिलेगा तो करेंगे। ऐसा नहीं है कि एक तरफ से लगाते जाएं और पता चला कि जो आ रहा वो भी छूट गया। तो उन्होंने कहा कि पूर्ण से अंश की ओर पहले पूर्ण को आप देख लें और जो आपको जैसे करने के लिए आसानी लगे वहाँ से करना शुरू करें। मानसिक शक्ति का भी विकास होता है। इन्होंने कहा कि भाई सूझ होगी, समझेंगे, सोचेंगे, चिंतन करेंगे, है ना, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, अध्ययन करेंगे तो आपके मानसिक शक्ति का भी विकास होगा। कोहलर जी ने कहा विषय याद करने में भी सहायक होता है। भाई सूझ समझ से विषय को याद कर लेते हैं आप, तो ये आपका छोटा सा जो सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत था। तो एक बार पुनः फिर हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन का मतलब क्या है कि एक बता ही दिया गया है, लेकिन अब देखेंगे कि प्रतिपादक अगर पूछता है तो आप किसे कहेंगे वर्दीमर। अगर पूछता है कि प्रयोगकर्ता पूछता है, डीप में जाता, वैसे तो कहेगा सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत या गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत किसने दिया, तो वहाँ आता है कोहलर जी ने दिया है। तो जैसे आपका पावलोव जी ने अनुकूलित अनुक्रिया और इस तरीके से उद्दीपक अनुक्रिया, थार्नडाइक
क्रिया प्रसूत अनुबंधन और आपका स्किनर, तो इसमें कोहलर जी जो के प्रयोग किए थे तो इनका ही नाम आता है। लेकिन ये 4 लोग थे, गेस्टाल्ट का मतलब समग्राकार होता है। ये 4 लोग थे, कूट कोफका और कूट लेविन भी थे और ये वर्दीमर भी थे जो प्रतिपादक थे, ये लोग सहयोगकर्ता थे। और ये जो बुक वगैरह लिखी थियरी ऑफ गेस्टाल्ट, ये चारों लोग मिल करके उसको जो है प्रकाशित किए, लिख करके 1920 में प्रकाशित हुई, तब से ये प्रयोग जो है सामने आया। और इसका प्रयोग चिंपैंजी पे किया गया। सुल्ताना नामक चिंपैंजी था जो वनमानुष था, और ये छड़ी और बॉक्स के द्वारा हमने बताया कि भाई आप लोगों को समझा दिया इस तरीके से, आप समझ ही गए होंगे। गेस्टाल्टवाद की उत्पत्ति संरचनावाद के विरुद्ध होती है। गेस्टाल्टवाद का अर्थ होता है समग्राकार या पूर्णकार। कभी कभी पूछता है गेस्टाल्टवाद का क्या अर्थ होता है, तो इसे आप बताएंगे समग्राकार या पूर्णकार। और किस भाषा का शब्द है? जर्मन भाषा का शब्द है। इसके सिद्धांत को आप केवल समझ लें, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को अपने मन में बना करके समझ लेंगे तो भाई गेस्टाल्टवाद समग्राकार या पूर्णाकार, ठीक है। सूझ मतलब सूझ जो है किसी चीज़ को आप सोचते हैं तो ऑल ओवर पूरे के बारे में सोचते हैं, है ना, पूरी उसकी हर चीज़ को आप सोचते हैं भाई किस तरीके से उस समस्या का समाधान हो। तो इसी बात में उन्होंने कहा गया समग्राकार, पूर्णाकार, वास्तविक स्थिति का सिद्धांत, अवयव का सिद्धांत, पूर्ण से अंश की ओर का सिद्धांत, तत्कालीन ज्ञान का सिद्धांत। इसी आप याद रखेंगे। अच्छा, सीखने की विशेषताओं में मतलब क्रिया सूझ पे आधारित होती है। समस्या का सही ढंग से जो है निरीक्षण पहले हो, निर्देशित ध्यान दिया जाए, सूझ अचानक आ जाती है ना। इस तरीके से ये इन्होंने कहा कि भाई अच्छा कुछ मतलब डिमेट्स वगैरह भी सीमाएं थी कि भाई इसमें ऐसा नहीं होता है, छात्र धीरे धीरे सीखता है। कोहलर जी कह रहे नहीं अचानक सीख लेता है, केवल सूझ पे बल दिया, अभ्यास पे बल नहीं दिया। छोटी कक्षा बच्चे रटकर ही सीखते हैं, भाई छोटी कक्षा वगैरह में तो बच्चों को उतनी भाई सूझ विकसित नहीं होती, तो रटकर ही सीखते हैं। लेकिन जो कोहलर जी थे इन्होंने कहा नहीं, सूझ से ही सीखते हैं। तो इस तरीके से इसके ये हैं। और शिक्षा में महत्व, आप शिक्षा के क्षेत्र में ही उसका उपयोग होगा, तभी जो बच्चे हैं देश के कर्णधार होगा, तो उनका प्रयोग करके भी आगे चल सकते हैं, जा सकते हैं और देश के लिए हम कुछ करेंगे। तो इस तरीके से पाठ्यक्रम निर्माण में, पाठ्य योजना निर्माण में विषय वस्तु की संपूर्ण जानकारी, प्रणाली का विरोध, पूर्ण से अंश की ओर, मानसिक शक्ति का विकास, ये तो आप देखें दैनिक जीवन में ये सारी चीज़ें अगर आप देखेंगे तो हर चीज़ को आप जानते हैं। बस क्या होता है कि कोई चीज़ जो है उस चीज़ को आप व्यक्त या आपके उस चीज़ को पग पग पे आपके वो सामने रहती है, लेकिन जब वो एक तरीके से विश्लेषित होने लगती है, एनालिसिस होने लगती है, तब ये कहते हैं अरे यार ये तो हर समय यहाँ होता है, ऐसे होता है, हो रहा है, कौन नहीं जानता है इस चीज़ को। तो इस तरीके से ये सीखने का सिद्धांत था आपका। तो इस तरीके से बहुत छोटा टॉपिक था और इम्पॉर्टेंट अपने आप में टॉपिक था। तो ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।